Students, you are welcome in SBN online class. Today we are going to a detailed study about parts of speech containing the subtopic prepositions. Now we shall discuss about the definition of preposition. That is here a word or phrase that is used before a noun, pronoun, before a noun or pronoun to show time, place and position is called a preposition. जैसा कि परिभाषा से विदित हो रहा है कि एक शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि से पहले आकर के जो टाइम को दिखाने के लिए, स्थान को दिखाने के लिए या उस नाउन और प्रोनाउन जिसके लिए ये वाक्य में प्रयुक्त किया गया है उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए काम में लिया जाता है, ऐसे शब्द जो हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसा कि हम इसी डेफिनेशन में से देख सकते हैं, ये दो चीज़ों से बना है, एक तो प्री और दूसरा है पोजीशन, जिससे सीधा अभिप्राय यह है कि वो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पूर्व अवस्थित होकर के या स्थित होकर के निम्न टाइम को, पैलेस को एंड पोजीशन को शो करते हैं, वो शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ये टॉपिक 9th क्लास, 10th और 11th में दिए गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अति महत्वपूर्ण है, तो हमें इसके बारे में डिटेल्ड तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने पढ़ा होगा कि शायद प्रीपोजिशंस के काइंड्स के ऊपर बात नहीं होती थी, सीधे 5 या 10 प्रीपोजिशन दे दिए जाते थे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वाक्य में जैसे ब्लैंक फिलिंग के तहत पूछ लिया जाता था, लेकिन हम विस्तृत तौर पर इसको समझने के लिए इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो जनरली एक तो प्रीपोजिशन जो होता है वो होता है सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, और तीसरे प्रकार में आते हैं फ्रेज प्रीपोजिशंस। और कई बार देखने को मिलता है प्रीपोजिशन का एक ही अलग रूप जिसको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसा कि सिंपल प्रीपोजिशन में जैसे इन आ गया, टू आ गया, ऑफ हो गया, अबोव आ गया, बिहाइंड आ गया, इस प्रकार के ये जो प्रीपोजिशन है ये सिंपल प्रीपोजिशन है, यानी ये सिंपल पोजीशनिंग की बात करते हैं। अर्थात सीधे तरीके से अगर हम इसके बारे में जानना चाहें कि सिंपल प्रीपोजिशन ऐसे कौन से होते हैं कि हम जनरली उन्हें देखते ही पहचान जाएं या पहचान जाते हैं कि ये सिंपल प्रीपोजिशन है, तो जनरली देखो कई बुक्स के अंदर दिया गया होता है कि ऐसे प्रीपोजिशन जिनकी शुरुआत जो है ए से होती हो, कई आते हैं बी से होती हो,
कई बार आई से शुरू होने वाले प्रीपोजिशन आ जाते हैं, कभी यू से शुरू होने वाले प्रीपोजिशन आ जाते हैं। वो सारे जो होते हैं वो सिंपल प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं। अब दूसरा प्रीपोजिशन जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब ऐसा होता है, एक तो साथ साथ प्रीपोजिशन दिया जाए। क्या दिया जाए? यानी कोई एक प्रीपोजिशन हो और साथ में इट्स यानी इस प्रीपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट हो तो समझ लेना चाहिए वो कंपाउंड प्रीपोजिशन है। जैसे राम इज सिटिंग, राम बैठा हुआ है इन द रूम। यानी अब हमें ये देखना है कि यहां पर प्रयुक्त प्रीपोजिशन कौन सा है। तो यहां पर जो है प्रीपोजिशन दिया गया है इन। ये हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन है और इसके आगे द रूम शब्द जो दिया है वो इस प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से ये वाक्य के अंदर जो है कोई प्रीपोजिशन यदि अपने ऑब्जेक्ट के साथ वाक्य में प्रयुक्त किया जाए तो उसको जनरली हम जो है कंपाउंड प्रीपोजिशन के तौर पर वाक्य में देखते हैं। फिर आगे आते हैं फ्रेज प्रीपोजिशंस। फ्रेज से अभिप्राय यहाँ है वाक्यांश, यानी किसी वाक्य के अंश के साथ या किसी वाक्य के छोटे से टुकड़े के साथ जो प्रीपोजिशन तैयार किया जाता है या जो प्रीपोजिशन दिया गया होता है वो फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसा कि यह हम इसमें देख सकते हैं कि कई बार डबल प्रीपोजिशन भी आ जाते हैं, दो प्रीपोजिशन एक साथ आ जाते हैं तो भी वो फ्रेज प्रीपोजिशन के तौर पर वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज के ठीक सामने उपस्थित या अवस्थित होने की अवस्था का बोध कराने के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है या इसको प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा जो है उदाहरण लेते हैं बिकॉज ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ। इस प्रकार के जो प्रीपोजिशन हैं वो वाक्य के अंदर फ्रेज के तौर पर आते हैं। जैसे माई हाउस हैज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ इट, कि मेरे घर जो है उसके ठीक सामने क्या है? पेड़। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस के बारे में। जैसा कि आपने परिभाषा में देखा है कि प्रीपोजिशन जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को शो करने के लिए वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है। तो कई बार क्या है, किसी पार्टिसिपल के साथ इसको प्रीपोजिशन को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो जाता है। जैसे वाक्य के अंत में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल सीइंग, जिस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल को काम में लिया गया है। सीइंग एट द लोइन, किसकी ओर देख करके? सीइंग एट द लोइन, लोइन की तरफ देख करके। राम फ्राइटन, यानी क्या हो गया? डर गया। इस प्रकार से कई प्रीपोजिशन को जो है किसी पार्टिसिपल के साथ भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम इनकी इन पोजीशन को देखेंगे, यानी इन प्रीपोजिशंस को हम अगर कंटिन्यू देखते हैं तो हमें
पाते हैं कि ये किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी मोटिव के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी उद्देश्य के लिए ये वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसा कि परिभाषा में 2-4 जगह बताया गया है, जैसे टाइम बताने वाले, स्थान बताने वाले, पोजीशन बताने वाले, और कई प्रीपोजिशन जो हैं वो किसी मोटिव को बताते हैं, किसी रीजन को बताते हैं, किसी एजेंसी को बताते हैं, यानी कोई माध्यम की बात करते हैं। जैसे वी गेट, हमने प्राप्त किया, सॉरी गोट करते हैं, वी गॉट दैट न्यूज, हमें वो समाचार मिला, थ्रू ए फ्रेंड। तो यहां पर थ्रू जो है, ये न्यूज़ जो है इसके माध्यम के बारे में बता रहा है कि हमें ये जो समाचार मिला है वो किसके माध्यम से मिला है, एक फ्रेंड के माध्यम से मिला है। और कई बार प्रीपोजिशन जो है किसी रीजन को बताने के लिए, यानी किसी कारण को बताने के लिए भी वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो भी एक पोजीशन बताते हैं। जैसे मैनी ए पीपल, यानी बहुत सारे लोग, डाइड यानी मर गए, ऑफ कैंसर यानी किससे, कैंसर से। यहां पर उनके मरने का जो है वो यहां पर क्या बताया जा रहा है, रीजन यानी कारण बताया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि ये प्रीपोजिशन जो है पोजीशन को क्लियर करते हैं, वो देखते हैं कैसे। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां, ध्यान देना। एग्जाम्पल ये है, देयर इज ए फैन, देयर इज ए फैन, एक पंखा है, ऑन राम्स हेड, राम के सर के ऊपर एक पंखा है। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, दी फैन इज मूविंग, के पंखा चल रहा है, ओवर यानी के ऊपर, राम्स हेड यानी राम के सर पर। तो यहां देखते हैं कि हिंदी जब अर्थ करते हैं तो दोनों में एक शब्द निकल के आता है हिंदी का पर या के ऊपर, लेकिन यहां दोनों वाक्यों में अलग अलग प्रीपोजिशन को काम में लिया गया है। जैसे पहले में दिखाया गया है ऑन और दूसरे में दिखाया गया है क्या, ओवर। अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार की पोजीशन को शो कर रहे हैं, यानी कैसी पोजीशन हमें ये दिखा रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर ऑन शब्द जो है वो कौन सी कंडीशन या कौन सी पोजीशन को शो करता है। जैसा कि कोई चीज जो है वो किसी चीज के ऊपर अवस्थित हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है और ये है फ्लावर पॉट जिसको फूलदान कहते हैं, और ये एक आपको दिख रहा होगा एक टेबल है, यानी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, यानी स्पर्श की कंडीशन है। यानी जब कोई चीज, कोई नाउन या नाउन जो है किसी दूसरे के ऊपर अवस्थित हो और एक दूसरे को स्पर्श करती हो, यानी उस एक का बॉटम जो है दूसरे के सरफेस को टच करता हो, ऐसी पोजीशन दिखाने के लिए प्रीपोजिशन कौन सा काम में लिया जाता है, ऑन काम में लिया जाता है। और यहाँ पर जबकि आपने देखा दोनों का सेम अर्थ आ रहा है हिंदी में, के ऊपर, ओवर यानी यहाँ पोजीशन क्या हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर ये मिस्टर राम है, ये मिस्टर राम है, और पंखा जो है कहाँ मूविंग कर रहा है, यहाँ मूविंग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है,
ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन या ऐसी पोजीशन को शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन कौन सा काम में लेते हैं, ओवर को काम में लेते हैं। इसी का दूसरा उदाहरण लेते हैं, ही यानी वो, जंप्ड यानी कूदा, ओवर द फेंस। और जैसा कि हमने नीचे देखा था, यहाँ दी फेंस आ गई, नाउन आ गई, अर्थात इस प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ये हमारा जो प्रीपोजिशन है वो कौन से वाले श्रेणी में आएगा, इस श्रेणी के अंदर आएगा। जैसे ही जंप्ड ओवर द फेंस, वो बाढ़ के ऊपर से क्या हुआ, कूदा। तो पोजिशनिंग क्या हुई, जैसे ये बाढ़ थी, ये क्या थी, बाढ़ थी, तो कूदने की पोजीशन ये है, इसको बिना स्पर्श किए हुए, बिना स्पर्श के। अर्थात जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर बगैर छुए हुए ऊपर अवस्थित हो, तो उस पोजीशन को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन कौन सा काम में लेते हैं, ओवर को काम में लेते हैं। जैसे दो बच्चे खिलौने के लिए झगड़ रहे हैं, दो बच्चे एक खिलौने के लिए क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अर्थात उस खिलौने पर दोनों का क्या है, झगड़ा है। ऐसी कंडीशन को भी व्यक्त करने के लिए ओवर को काम में लेंगे। जैसे टू चिल्ड्रन वर क्वारलिंग ओवर ए टॉय, के दो बच्चे जो थे वो एक खिलौने के ऊपर झगड़ रहे थे। फिर दूसरी बात, खाने की डिश है और उसके ऊपर कोई कपड़ा डालना है, जैसे खाने की प्लेट है उसके ऊपर कोई कपड़ा ढका हुआ है, तो उस पोजीशनिंग के अंदर एक दूसरे को स्पर्श तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कंडीशन एक दूसरी भी बनती है कि वो उस प्लेट को, कपड़ा जो है वो कहीं जगह से स्पर्श कर रहा है, कहीं से नहीं कर रहा है। तो ऐसे के लिए भी प्रीपोजिशन कौन सा काम में लेते हैं, ओवर को काम में लेते हैं। और जैसे आ गया, पोजीशन कैसे चेंज हो जाती है, तो हमें वाक्य के अंदर प्रीपोजिशन का उपयुक्त चुनाव करते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम शो करने में या दिखाने में कहीं आउट तो नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमें उस प्रीपोजिशन को फिलअप करते समय या उस उपयुक्त प्रीपोजिशन को वाक्य के अंदर ऐड करने के लिए हमें पोजीशनिंग के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे द पुलिस यानी पुलिस ने, पुट यानी रख दिया, ए वाइट क्लॉथ यानी एक सफेद कपड़ा, ओवर द डेड बॉडी, किसके ऊपर, मृत शरीर के ऊपर। तो ढकने की अवस्था हो तो उसमें आता है ओवर। जैसे हम बात कर लेते, कई प्रीपोजिशन जो हैं वो केवल स्थान विशेष को दिखाने के लिए वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे एट आ गया और इन आ गया, ये भी दो प्रीपोजिशन हैं। तो ये दोनों जो हैं किसी स्थान विशेष को के साथ या उस स्थान को शो करने के लिए कि कहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन कहाँ स्थित है, कहाँ अवस्थित है, इस पोजीशनिंग को क्लियर करने के लिए जो है वो दो प्रकार के प्रीपोजिशन जो हैं हम यहाँ ले रहे हैं। जैसे राम लिव्स, राम रहता है इन कोलकाता, यानी कहाँ पर, कलकत्ता में रहता है। तो जब हम किसी संपूर्ण एरिया को समाहित करके उसमें रहने की, उस पर अवस्थित होने की, स्थित होने की अवस्था या पोजीशन को जब हम बताना चाहें तो उसमें बड़े स्थान के नाम से पहले जनरली प्रीपोजिशन क्या आता है, इन आता है। और फिर उसी स्थान में से कोई सब पॉइंट है या कोई और स्थान विशेष है जो उसी बड़े स्थान में अवस्थित है, तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन कौन सा काम में लेंगे, एट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, हियर इज ए सेंटेंस which is I am going to express before you. Ram lives in Jaipur at शास्त्री नगर। तो जयपुर जो है संपूर्ण एरिया को कवर करते हुए उसके रहने की अवस्था का बोध कराने के लिए इन हुआ है, और शास्त्री नगर जो है वो जयपुर का एक सब पार्ट है या कोई पॉइंट ऑफ पैलेस है, उसको शो करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं कौन सा प्रीपोजिशन, एट। तो अब हम देखते हैं, एक तो यही प्रीपोजिशन जो था वो किसी पैलेस को दिखाने के लिए, किसी स्थान को, किसी पैलेस को दिखाने के लिए इसको प्रयोग में लिया गया है। अब यहाँ पर कई बार टाइम बिंदु को दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन
एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM। कितनी बजे उठता है? 5 बजे। तो निश्चित समय बिंदु को शो करने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। बैंक जो है, द बैंक गिव अस लोन एट 10% रेट। तो दर से पहले भी प्रीपोजिशन कौन सा आ गया? एट। फिर एट जो प्रीपोजिशन है ये हमारे दूसरे पर्पज को पूरा करने के लिए या लक्ष्य को दिखाने के लिए गोल से पहले भी इससे प्रयुक्त किया जाता है। जैसे दी हंटर यानी शिकारी ने एमडी यानी निशाना लगाया एट द डव यानी किसके ऊपर? फाख्ता के ऊपर, कमेडी के ऊपर उसने निशाना लगाया। तो टारगेट शो करने के लिए भी हम प्रीपोजिशन कौन सा काम में लेते हैं? एट लेते हैं। ऐसे ही समझने की बात यह है कि प्रीपोजिशन जो है वो पोजीशन को क्लियर करते हैं। जैसे हम लुक एट द ब्लैक बोर्ड वाक्य को हम काम में लेते हैं और जनरली देखा भी है तो वहाँ पर एट आता है, या ऑन क्यों नहीं आया, तो यहाँ पर एट इसीलिए प्रयुक्त किया गया है या जाता है कि एक शास्त्रीय दृष्टि से गौर करके किसी चीज़ पर देखने के लिए जो पोजीशन है उसको क्लियर करने के लिए, यानी गौर करके किसी चीज़ की ओर देखते हैं तो उसके लिए एट आता है। इस पोजीशन को दिखाने के लिए भी इसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। अब हम देख लेते हैं राम यानी राम ने बिगेन टू लाफ हंसना शुरू कर दिया एट मी यानी मेरी ओर देख करके। तो इस पोजीशन को क्लियर करने के लिए भी कोई किसी के ऊपर हंसने की पोजीशन हो, किसी के ऊपर कोई व्यंग्य मारने की पोजीशन हो, तो ऐसी पोजीशन के लिए भी हम प्रीपोजिशन कौन सा काम में लेते हैं? एट। ये बातें बताई जा रही है कि किस तरह से पोजीशन को ये प्रोनाउन प्रीपोजिशन जो है वो शो करते हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जैसे द बी यानी मधुमक्खी ने स्टंग यानी डंक मारा एट माई नोज। और अगर हम यहाँ लिख दें ऑन माई नोज तो हो जाएगा कि सारे नाक के ऊपर अवस्थित है वो, और एट नोज कर देंगे तो हो जाएगा नाक के किसी एक बिंदु के ऊपर उसने मुझे डंक मारा है। तो इस तरह से हमें प्रीपोजिशन को वाक्य के अंदर भरते समय ये भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम आउट ऑफ पोजीशन तो नहीं जा रहे हैं, अर्थात वाक्य का हम बाद में ट्रांसलेट करके देखें, उसके अर्थ को देखें, उसकी पोजीशन को देखें, तब जाकर के हम एक उपयुक्त प्रीपोजिशन को उपयुक्त जगह से काम में लेते हैं। अब हम जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, फ्रॉम है, प्रीपोजिशन कौन सा है? फ्रॉम है। जैसा कि हमने जनरली देखा होगा कि किसी छूटे हुए स्थान के नाम से पहले फ्रॉम आता है, और किसी स्थान विशेष पर जब कोई नाउन पहुंचती है तो उस स्थान के नाम से पहले टू आता है। जैसे दिस बस, ये बस रन्स दौड़ती है या चलती है फ्रॉम जयपुर टू गोवा, तो वो जयपुर को छोड़ रही है और गोवा को पहुंच रही है, और उधर से जब वापस आएगी तो गोवा से पहले तो लग जाएगा फ्रॉम और इधर जयपुर से पहले आ जाएगा टू। तो गंतव्य के ऊपर मंजिल के लिए तो प्रीपोजिशन टू को प्रयोग करते हैं, और जिस चीज़ को या जिस स्थान को हम छोड़ते हैं उस कंडीशन को, उस पोजीशन को शो करने के लिए हम फ्रॉम देते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही किसी बीमारी इत्यादि से ग्रसित होने की कंडीशन आ जाए, किसी बीमारी इत्यादि से ग्रसित होने की कंडीशन को शो करने के लिए प्रीपोजिशन कौन सा काम में लेते हैं? फ्रॉम। जैसे राम इज सफरिंग, राम पीड़ित है फ्रॉम फीवर, किससे? बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ पर जनरली हमें देखना चाहिए कि प्रीपोजिशन जो है सफर क्रिया के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है। वो क्या कहलाता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे डाई क्रिया के साथ इस उदाहरण में देखा तो किसी बीमारी इत्यादि से मरने की कंडीशन को शो करने के लिए हम काम में लाते हैं कौन सी? ऑफ को। अब हम देखते हैं और कंडीशन, मूल स्रोत, अगर किसी चीज़ का जो सोर्स है वो वही है तो
तो उस ग्रेट सोर्स के बारे में या उस ग्रेट सोर्स के नाम से पहले हम प्रीपोजिशन फ्रॉम को लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द लूसिशियस एप्पल कम फ्रॉम कश्मीर, के रसीली सेब जो होती है वो कहाँ से आती हैं? कश्मीर से आती हैं। अर्थात उन रसीली बहुत ज़्यादा रस वाली जोरदार मीठी सेबों का जो है मूल स्रोत जो है वो कहाँ है? वो स्थान कौन सा है? कश्मीर है। इस प्रकार से ये किसी सोर्स को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं वी गेट मिल्क, हम दूध प्राप्त करते हैं फ्रॉम एनिमल्स, यानी कहाँ से? जानवरों से। तो दूध का जो स्रोत है वो जानवर है। इसीलिए ये प्रीपोजिशन जो हैं अलग अलग चीज़ों के लिए वाक्य के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं। टाइम को दिखाने के लिए, स्थान को दिखाने के लिए, किसी सोर्स के बारे में बताने के लिए, किसी कंडीशन जैसे सफर, पीड़ित होने की, मरने की आदि अवस्था बोध कराने के लिए इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। कई वाक्य हम देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब जो होती है, फ्रेजल वर्ब के साथ भी वाक्य के अंदर फिक्स्ड प्रीपोजिशन काम में लिया जाता है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ हो, दैट गिव्स द मीनिंग जस्ट लाइक ए इडियम, जो एक मुहावरे की तरह क्या देती हो? अर्थ देती हो। जैसे कम वर्ब है और इसके साथ अक्रोस लगा दिया, तो ये दोनों मिलकर के कम अक्रोस का अर्थ होता है अचानक मिलना, अचानक मिल जाना। जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी दुकान में यहाँ काम करते हैं और आपने कोई ड्राई फ्रूट उठाया और मुंह में डाल लिया और इतने में आपका शॉपकीपर जो मालिक है, ओनर है, वो आ गया। तो इस तरह से अचानक आमना सामना हो जाना में फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन सा काम में लिया जाता है? फ्रेजल वर्ब के अंदर। यहाँ पर इस पोजीशन को दिखाने के अचानक मिलना, तो यहाँ पर कम अक्रॉस। तो यहाँ पर टेंस के अनुसार वर्ब चेंज होती रहती है लेकिन प्रीपोजिशन यहाँ फिक्स होता है। तो इस प्रकार के प्रीपोजिशन जो होते हैं वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी मिली होंगी और आप अच्छी तरीके से समझ पाने में सक्षम हुए होंगे। इसी आशा के साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।